नमस्ते बच्चों। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट मेरे क्लिनिक में आता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से ही एक्सपीरियंसेस अब्रेशन ऑफ द स्किन, उसकी चमड़ी छिल जाती है। सो उस समय उसका ड्रेसिंग किया गया, वुंड को क्लीन किया गया और उसे मैंने कहा था सिंपल सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाने के लिए। तो उसने बोला हाँ सर मुझे सोफ्रामाइसिन क्रीम पता है, वाइट कलर का क्रीम आता है। सो वो उसने जख्म पे लगाना स्टार्ट किया। अभी कल के दिन जब वो दोबारा क्लिनिक में आया था तो जख्म पूरी तरह से भर गया था। द वुंड वॉज क्वाइट हेल्दी एंड द वुंड हैड हील्ड कंप्लीटली। पूरी तरह से वो जख्म हील हो चुका था। अब वो स्टूडेंट मुझसे पूछता है सोफ्रामाइसिन क्रीम को देख के कि सर ये ट्यूब, ये क्रीम कैसे काम करती है। मैंने उससे कहा कि उसमें कंटेंट जो है वो पढ़ो। सो बच्चों, सोफ्रामाइसिन में होता है फ्रैमाइसिटिन करके केमिकल। फ्रैमाइसिटिन जो है ना अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप का ड्रग है, उस ग्रुप का मेडिसिन है। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं ना, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को शांति से प्रोटीन बनाने नहीं देते। अब प्रोटीन बनाने के लिए दो स्टेप होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। वो स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर ये ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये अलग अलग तरह की मेडिसिन बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर पाती है। मैं उससे कहता हूं कि बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, और भी फेमस मेडिसिन जैसे जेंटामाइसिन, अमिकासिन, ओके, इस तरह के इंजेक्शन अक्सर वार्ड्स में, ओके, क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में पेशेंट को दिए जाते हैं। और ये सारे इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार डालते हैं। अब ये बैक्टीरिया को किस तरह से मारते हैं? सो ये बैक्टीरिया का है ना प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, खास करके ट्रांसलेशन को। सो ट्रांसलेशन होता क्या है वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। सो यस बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज मैं लाया हूं ट्रांसलेशन का काफी डिटेल्ड प्रोसेस। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ओके, और व्हाट्सएप पे कि सर ट्रांसलेशन का वीडियो चाहिए। सो आज मैं ये ट्रांसलेशन कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा अगर देख लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन हमेशा के लिए याद रहेगा और ट्रांसलेशन से रिलेटेड और कोई भी नोट्स रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा कि ये सोफ्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, इतने वंडरफुल हथियार जो हैं डॉक्टर्स के, जो इंजेक्शन है, क्रीम है, ये सब की मदद से कैसे डॉक्टर्स धावा बोल देते हैं बैक्टीरिया पे और बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देते हैं। और उसके वजह से जो जख्म होता है ना, वो जख्म भर जाता है, बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पाता है। उसके वजह से बॉडी में जो भी इंफेक्शन है ना, सारा इंफेक्शन क्लियर हो जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट घूम घाम के आता है ट्रांसलेशन के ऊपर। आइए देखते क्या है ये। तबीयत ठीक नहीं चल रही है बट फिर भी है ना, कोशिश ये करूंगा कि टॉपिक को पूरा जस्टिफाई करूंगा। आप लोग लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा, ओके। अब डीएनए आरएनए को बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर यही आरएनए मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जहां डीएनए आरएनए को बनाता है। और बच्चों, ट्रांसलेशन क्या होता है? जहां आरएनए आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। अब हमको यही सीखना है, ये वाला स्टेप सीखना है आज के लेक्चर में। जहां आरएनए में क्या है? मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है और टीआरएनए है। सो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों आपस में मिलकर प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन समझने के लिए बहुत सारे बेसिक पॉइंट हमको पता होने चाहिए। सो ये बेसिक पॉइंट्स को मैंने बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया है, एक एक करके इसको अच्छे से समझते जाओ बेटा, ओके। पॉइंट नंबर 1, डीएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। यानी हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन बनता है ना, वो प्रोटीन मेन कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए।
और डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता है, डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करके पहले आरएनए बनाता है, फिर सारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम आरएनए के माध्यम से करवा के लेता है। सो इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस मेन कौन कंट्रोल कर रहा है, मेन बॉस कौन है, डीएनए। आगे ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, उसका लेक्चर हमारा हो चुका है। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर नहीं देखा है सो आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में चेक करिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन वाला लेक्चर फाइंड करिए, पहले उसको देखिए, वो देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन वाला हमारा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। योयो सर ने ट्रांसक्रिप्शन काफी डिटेल में सिखाया था और यही योयो अवस्थी सर आज योयो बायो क्लास में ट्रांसलेशन का स्वाहा करने वाले हैं। आगे, आरएनए इज एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, यानी डीएनए प्रोटीन बनाना चाहता है बट किसके माध्यम से, आरएनए के माध्यम से। सो आरएनए विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, अब ये सब के लिए चाहिए होता है राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये मल्टीपल चॉइस में आएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस मेन कहां पर होता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस मेन राइबोसोम्स के ऊपर होता है। सो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, राइबोसोम्स के अंदर क्या है, स्ट्रक्चरली राइबोसोम्स जो है ना वो आरएनए का बना है और 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का बना है। ये याद रखना कि राइबोसोम के अंदर आरएनए होते हैं और 80 अलग अलग किस्म के प्रोटीन होते हैं। हर राइबोसोम को अगर हम लोग देखें तो उसका एक बड़ा वाला टुकड़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और एक छोटा वाला टुकड़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों टुकड़े साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़े होते हैं। सो दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म सेपरेटली। सो ये साइटोप्लाज्म में छुट्टा छुट्टा ऐसा पड़ा होता है, बट जब प्रोटीन बनाने की बारी आती है ना तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इस वाले डायग्राम में आप बखूबी देख सकते हैं कि बड़ा वाला टुकड़ा और छोटा वाला टुकड़ा आपस में चिपक गया जब प्रोटीन बनाने की बारी आती है। So during protein synthesis they come together due to which ions? Due to magnesium ions. ये भी मल्टीपल चॉइस में आएगा बेटा। ओके, सो प्रोटीन बनाने के टाइम पे राइबोसोम का बड़ा वाला टुकड़ा और छोटा वाला टुकड़ा आपस में इकट्ठा हो जाएगा मैग्नीशियम आयोन्स की वजह से। अब इस राइबोसोम में टोटल 3 साइट है। ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई से निकल जाने का यानी एग्जिट साइट। पी वाले साइट को बोलते हैं पेप्टाइड साइट और ए वाले को बोलते हैं अमीनो असाइल साइट। अमीनो असाइल साइट। ओके, सो जो भी टीआरएनए आएगा ना, ओके, वो टीआरएनए अमीनो एसिड वाले साइट पे आता है। ओके, फिर पी वाले साइट पे प्रोटीन्स बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, और ई वाले साइट से निकल जाता है। अब सबसे मेन पॉइंट ये याद रखो, सिर्फ जो पहला टीआरएनए और अमीनो एसिड है, फर्स्ट टीआरएनए एंड अमीनो एसिड एंटर्स थ्रू, जो सबसे पहला वाला है ना, दैट एंटर्स थ्रू पी साइट। वो डायरेक्टली पी साइट से एंट्री मारता है जो फर्स्ट टीआरएनए है। ओके, बाकी सारे के सारे रेस्ट ऑल टीआरएनए एंड अमीनो एसिड, ए यानी अमीनो एसिड। सो रेस्ट ऑल टीआरएनए एंड अमीनो एसिड एंटर्स थ्रू ए साइट। बाकी सब लोग ना यहां से एंट्री मारते हैं। सो बाकी सारे टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके यहां से एंट्री मारेंगे। ये समझा बेटा? क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, यहां मैं लिख देता हूं, यूकैरियोट्स यानी वेल डेवलप्ड सेल्स। इन यूकैरियोट्स लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में देयर इज अ ग्रूव। ग्रूव यानी ये खाचा, ये लाइन। अब ये ग्रूव का क्या फंक्शन है?
दिस ग्रूव प्रोटेक्ट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एंजाइम्स। सो जो भी प्रोटीन की चेन बनेगी, जो भी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है ना, उसकी रक्षा करता है अलग अलग एंजाइम से, नहीं तो एंजाइम उस चेन को तोड़ देंगे। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम। सो जितने भी न्यूक्लियस एंजाइम है ना, वो mRNA को तोड़ सकते हैं, बट mRNA उस ग्रूव के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। सो ये ग्रूव है ना, दो चीजों को प्रोटेक्ट करता है, एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा ये mRNA को प्रोटेक्ट करता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, प्रोटीन्स क्या होते हैं। अब पूरा ट्रांसलेशन समझने के लिए ये भी समझ लो एक बेसिक, कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड्स, जहां पॉली मीन्स बहुत सारा और पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होता है, बॉन्ड होता है। ये वाला बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड देखो। इसलिए प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन्स आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3, अमीनो एसिड नंबर 4। जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, समझो गाड़ी का डब्बा है, ओके, ये इंजन, ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, ये सब डब्बा एक दूसरे से जुड़ा है इसके माध्यम से। अब ये जो बॉन्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड केमिस्ट्री के हिसाब से अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है। CONH लिंकेज इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। अब बात देखो कैसी है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ऐसा बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो मैं उसको पॉलीपेप्टाइड बोलूंगा। और बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड यानी क्या, बहुत सारा अमीनो एसिड आपस में जुड़ा हुआ है, यानी चेन्स ऑफ अमीनो एसिड हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में उसको प्रोटीन्स बोलते हैं। सो ये सब अलग अलग तरीका है, फैंसी इंग्लिश है थोड़ा कंफ्यूज करने का। इतना याद रखना है, प्रोटीन्स में अलग अलग अमीनो एसिड आपस में इकट्ठा होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अमीनो एसिड्स के है ना, कुछ नाम से हमको वाकिफ रहना चाहिए। जैसे LEU, ये एक अमीनो एसिड है भाई, इनका नाम है ल्यूसिन। ALA इज एलानिन, next is arginine, then comes asparagine, then comes aspartic acid, aspartic acid, फिर आता है सिस्टीन, फिर आता है ग्लूटामीन, then comes valine, next is glycine, then is isoleucine, and last is histidine. Histidine, okay? फिर यहां बनेगा लाइसिन, then comes methionine, फिनाइल एलानिन, देन इज प्रोलीन। आपको इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है बेटा। देन कम्स सेरिन, देन इज थ्रियोनिन, फॉलोड बाय ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, एंड लास्ट में ग्लूटामिक एसिड। GLU ग्लूटामिक एसिड होता है, GLN न आता है ना तो ग्लूटामीन न का प्रोनाउंसिएशन आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखने का। ASN एस्पारागीन न का प्रोनाउंसिएशन, ASP एस्पार्टिक एसिड। ये 20 अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड होते हैं हमारे सेल के अंदर। अब सबसे जरूरी बात ये है बच्चों, क्यों हम लोग पूरा ड्रामा घूम के प्रोटीन्स पे ला रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। देखो कैसा है, हमारा स्किन, हेयर और नेल प्रोटीन्स का बना है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। हमारे स्किन, हेयर और नेल में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है।
हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, उसके वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। हमारे बोन के अंदर ऑसिन नाम का प्रोटीन है, हमारे कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। हमारे मसल्स में मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरियर है। और तो और प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। ओके, प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो कि एंटीबॉडीज है। प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, जिसके वजह से अल्ब्यूमिन के वजह से कैसा है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। ग्लोब्यूलिन के वजह से इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन ब्लड क्लॉट करवाता है। यानी बच्चों बात ऐसी है, हमारे स्किन में जो पिगमेंट है मेलानिन, वो बनाने के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए। हमारे पास जितने भी हार्मोन्स है, मेजॉरिटी हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। हमारे पास जितने भी एंजाइम्स है वो सब के सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। सोचो ना, हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हार्मोन्स है, वो सब के सब प्रोटीन्स के बने हैं। यानी हमारे बॉडी को कामकाज करने के लिए, बॉडी के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अब कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करना यानी सुनो बात ध्यान से, हमको स्कूल डेज में हमारा टीचर कहता है कि डीएनए कंट्रोल्स कैरेक्टर। यानी अगर मैं लंबा हूं बिकॉज मेरे मॉम डैड लंबे हैं, तो मेरे मॉम डैड का कैसा है ना, लंबाई वाला जीन मेरे बॉडी में आएगा। फिर डीएनए का टुकड़ा मतलब जीन, फिर वो जीन क्या करता है, आरएनए बनाता है, और वो आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। फिर वो प्रोटीन समझो अगर ग्रोथ हार्मोन है तो मेरी हाइट लंबी होगी ना। यानी डीएनए जो कैरेक्टर कंट्रोल करता है ना, कैसे करता है, प्रोटीन्स बना के। अब बात ये है कि इस वाले लेक्चर में ये 20 अमीनो एसिड रट्टा मत मारो बेटा, बट इससे वाकिफ हो जाओ कि ऐसे 20 अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड होते हैं। अब बात ये है कि समझो ये अमीनो एसिड नंबर 1, समझो ये ल्यूसीन है, समझो ये ग्लाइसिन है, ओके, ये आइसोल्यूसिन है, ओके, ये फिनाइल एलेनिन है। सो इस तरह का अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस आएगा ना तो एक तरह का प्रोटीन बनेगा। बट यही सीक्वेंस अगर मैं बदल दूं, समझो ग्लाइसिन ग्लाइसिन आइसोल्यूसिन सिस्टीन आ गया, तो दूसरे किस्म का प्रोटीन बनेगा। यानी डीएनए क्या करता है, अपना सारा उसके जीन्स पे जो अल्फाबेट है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का, वो अल्फाबेट वो आरएनए को देता है। सो डीएनए के अल्फाबेट के सीक्वेंस के अनुसार जो भी उसका ऑर्डर है, उसी के अनुसार वो एमआरएनए बनाता है। और वो एमआरएनए के अल्फाबेट्स के अनुसार एडेनिन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन, इसमें थाइमिन नहीं आएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं आता है। सो ये एमआरएनए फिर टीआरएनए की मदद से एक एक अमीनो एसिड जोड़ते जाएगा, और अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है ना, उस अनुसार प्रोटीन बनेगा। सो तुम्हारे अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग रहेगा तो तुम्हारा हेयर का प्रोटीन अलग रहेगा, मेरे हेयर का प्रोटीन अलग रहेगा। तुम्हारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग रहेगा, इसलिए तुम्हारा स्किन कलर अलग है, मेरा स्किन कलर अलग है। सो हमारा जो डीएनए होता है ना, वो आरएनए के माध्यम से अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में जोड़ता है, उस हिसाब से हमारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। और भी काफी ज्यादा डिटेलिंग है इसकी, फिलहाल ये तो सिर्फ शुरुआत है, इतना याद रखो। अब इसमें एक और बेसिक हम ये जोड़ देंगे, वन सिंपल सा एक्स्ट्रा पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, कि टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए ऐसा इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहां लिख देता हूं टीआरएनए। अब जैसे हम अल्फाबेट एल लिखते हैं, ये एल लिख दिया मैंने बेटा, अब इसको उल्टा कर दो तो ये देखो ना, ये ऐसा गया, फिर ये यहां पे बेंड हुआ, ये इसका लॉन्ग आर्म है और ये इसका शॉर्ट आर्म है, यानी एक छोटा टुकड़ा एक लंबा वाला टुकड़ा है। अब टीआरएनए की फितरत ये होती है कि वो एक तरफ अमीनो एसिड को कैरी करता है। सो यहां मैं लिख देता हूं अमीनो एसिड, और एक तरफ इसके पास यहां पे एंटीकोडॉन होता है। ये एंटीकोडॉन वो एमआरएनए के साथ मैच करेगा और अमीनो एसिड को लाते जाएगा। यानी अमीनो एसिड के बाद अमीनो एसिड को जोड़ने का काम किसका है, टीआरएनए का। इस बारे में हम काफी ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बच्चों,
अब चलते हैं मेन ट्रांसलेशन के आंसर पे, वो भी अवस्थी सर के यो स्टाइल में, अच्छे प्रेजेंटेशन, नीट सिस्टमैटिक पैटर्न में पूरे के पूरे आंसर को कवर कर लेंगे। ट्रांसलेशन आज के बाद कभी भी आप पढ़ो ना तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। बराबर ध्यान देना, प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर डायग्राम बनाना। ये डायग्राम जो है ना, जो अभी हम डिस्कस करने वाले, किसी बुक में दिया नहीं है, अवस्थी सर ने अपने ओन स्टाइल में इसको सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश की है। शुरू करते हैं। 8 सर्कल और इसके बाद 4 और डायग्राम। 8 सर्कल और 4 डायग्राम, 12 डायग्राम में ना पूरा ट्रांसलेशन का 12 बजा देंगे हम। शुरू करते हैं। अब ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये क्या है? ये एक सिंपल सा सेल है। अभी हर सेल के सेंटर में आप क्या देखते हो? हर सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो ये येलो वाला क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, उसके अलावा आप क्या नोटिस कर रहे हो? आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये बाउंड्री। So this is nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ में बीच में एक खड्डा देख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके फाइन। अब फिर आजू बाजू में ये क्या होगा? दिस विल बी साइटोप्लाज्म। और अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में यहां पर ये बॉस बैठे हैं भाई। हाँ, ये जनाब, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां से पूरा प्रोसेस चालू होगा। हमको ये सीखना है कि कैसे डीएनए एमआरएनए बनाएगा, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, और कैसे एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए की मदद से प्रोटीन बनेगा, दैट इज द ट्रांसलेशन। डायग्राम वाले पार्ट में ही इतना अच्छा सिखा दूंगा ना तुमको कि तुमको थियरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अभी हम लोग एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, ये सारे बेसिक से स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं। ये बाहर वाला जो व्हाइट वाला बाउंड्री है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इतना सा बेसिक हमने हमारे स्कूल डे में भी सीखा है। अब ये डीएनए का कोई भी एक लूप समझो, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो आपस में कॉइल्ड है ना, अगर मैं इसको यहां से खोल दूं तो ये खुल जाएगा। ऊपर वाला कॉइलिंग है, नीचे वाला कॉइलिंग है। देखो ये कॉइलिंग बना है, ये वाला कॉइलिंग, बीच के 1-2 कॉइलिंग हमने खोल दिए। अब खोल देने पे ये पता चला कि डीएनए का 2 स्ट्रैंड है। एक ये वाला स्ट्रैंड है, दैट इज नंबर 1, और एक ये वाला स्ट्रैंड है, दैट इज नंबर 2। अब डीएनए का वो स्ट्रैंड समझो, फॉर एग्जांपल इस वाले स्ट्रैंड ने एमआरएनए को बनाया, तो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसने एमआरएनए को नहीं बनाया, तो इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। सो डीएनए का वो स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड एमआरएनए बना रहा है, तो समझो फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है। ये येलो लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एमआरएनए है। ओके, सो ये हो गया डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये ऑपोजिट वाला जो है, जो एमआरएनए को नहीं बना रहा है ना, वो कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड एमआरएनए को बना रहा है, इसलिए हम लोग टिक मार्क कर देते हैं। ओके, अब ये जो येलो लाइन है, दैट येलो लाइन रिजेंबल्स एमआरएनए, तो उसका नेमिंग कर देते हैं। इसको यहां खींच लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज एमआरएनए सिंथेसिस। एमआरएनए बनना चालू हो गया, और इसके लिए हम लोग ने क्या किया? हमने न्यूक्लियस को काफी जूम कर दिया। सो द न्यूक्लियस इज मैग्नीफाइड। इसलिए पहले डायग्राम के मुकाबले आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का साइज बढ़ा दिया हमने, ताकि हमको ये पता चले भाई न्यूक्लियस के अंदर चल क्या रहा है।
और क्योंकि यहां mRNA बनना चालू हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो ये था हमारा डायग्राम नंबर 1, ये है हमारा डायग्राम नंबर 2। अब बढ़ते हैं डायग्राम नंबर 3 की तरफ। एक मिनट है बच्चों। सर्दी हो गई है, नाक से पानी आ रहा है। ओके, एनीवे, बट उत्साह कम नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दो बच्चों। ओके, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब डायग्राम नंबर 3 में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो mRNA है ये बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। ओके, और ये साइटोप्लाज्म में जब आ रहा है ना, इसको येलो लाइन से दिखाया ना mRNA, सो ये है mRNA। इसका नेमिंग कर देता हूं मैं, mRNA। ओके, अब ये mRNA के साथ 3 स्टेप्स होंगे। यहां देखो, इसके स्टार्ट में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होगा, फिर उसके बाद इसके जो फालतू वाले पार्ट्स हैं, इंट्रॉन, वो काट के निकाल दिए जाएंगे, और फिर इसके बाद इसके टेल एंड पे एडिनाइलेट नाम का कंपाउंड अटैच होगा, उसको बोलते हैं एडिनाइलेशन। सो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां mRNA के साथ क्या क्या हो रहा है, इसके साथ हो रहा है कैपिंग, इसके साथ हो रहा है स्प्लाइसिंग, और इसके साथ हो रहा है टेलिंग। ओके, अब ये जो mRNA बना है इसके साथ ये 3 स्टेप्स हो रहे हैं। ओके, सो यहां पे हमने सिर्फ mRNA दिखाया। अब ये क्या हुआ उसके साथ, इस वाले स्टेप पे उसके साथ हुआ कैपिंग। कैपिंग यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो गया, वो भी उसके 5' एंड पे। ये 5' एंड है, ये 3', ये 5', 3', 5', 3'। ठीक है, फिर ये सेकेंड वाले स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले स्टेप में हो रहा है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स काट दिए गए, सो इंट्रॉन्स आर कट। एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, कह रहा हूं डायग्राम ही इतना अच्छे से करेंगे ना, थियरी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप है टेलिंग। टेलिंग में हम लोग क्या सीख रहे हैं, एडिनाइलेट नाम का कंपाउंड जुड़ रहा है, और बहुत सारा एडिनाइलेट जुड़ता है, वो भी 3' एंड पे। यहां MGTP जुड़ा था कौन से एंड पे, 5' एंड पे, इसलिए टेलिंग वाले स्टेप को हम लोग पॉली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है, ये कहां चल रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। ओके, सो ये mRNA पूरी तरह से तैयार हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में ये होता है कि mRNA एंटर्स साइटोप्लाज्म। अब भाई इन्होंने साइटोप्लाज्म में एंट्री मार दी है। सो यहाँ पे न्यूक्लियस को हमने वापस छोटा कर दिया, और ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए वापस से कॉइल हो गया, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही हो गया। बीच में खुल गया था, टेम्पलेट स्ट्रैंड ने mRNA बना दिया, वो mRNA के साथ ये 3 स्टेप होगा, फिर वो mRNA, अब हम लोग दिखा रहे एरो से कि mRNA साइटोप्लाज्म में आ गया। ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, और mRNA के शुरुआत में हमेशा 3 अल्फाबेट A, U, G ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडन, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। और उसके एंड में, इसके एंड में या तो फिर UAA हो सकता है, या तो फिर UAG भी हो सकता है, या तो फिर UGA भी हो सकता है। सो यहां हम लोग और लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडन, और बीच के अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं।
सो यहाँ mRNA क्या किया, mRNA साइटोप्लाज्म में आ गया। ओके, सो बाकी का नेमिंग सेम रखते हैं। ये जो है न्यूक्लियस वैसे का वैसे ही दिखाया है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। ओके, अब mRNA साइटोप्लाज्म में आ गया है। डायग्राम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब साइटोप्लाज्म के कंटेंट देखो। साइटोप्लाज्म का कंटेंट देखते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो यहां मैं ऊपर लिख देता हूं कि भाई हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की, और राइबोसोम में ऊपर वाला जो है वो उसका लार्ज सब यूनिट है। सब कुछ मैं एक प्रेजेंटेशन में अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, आप देखते जाओ बेटा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वैसे के वैसे ही दिखा रहे हैं। अब हमको न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं, इसलिए न्यूक्लियस को काफी छोटा कर दिया बेटा। ठीक है। अब मेन साइटोप्लाज्म पे ध्यान दो। ये जो पूरा साइटोप्लाज्म, इस पे ध्यान देना। अब इस साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम का लार्जर टुकड़ा है और छोटा वाला टुकड़ा है। और तो और इस साइटोप्लाज्म में ये 3 अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड ए लिख रहा हूं बेटा मैं, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3। ल्यूसीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने 20 अमीनो एसिड के नाम पढ़े ना, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग नाम नहीं लिख रहे, खाली नंबर दे देते कि अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के, अलग अलग तरह तरह के अमीनो एसिड्स हैं। ओके, सो इसका नेमिंग साथ में भर देते हैं यहाँ पे। so, ये सब के सब हैं अमीनो एसिड्स। और क्या दिख रहा है हमको साइटोप्लाज्म में, और हमको ये 3 टीआरएनए दिख रहा है। ये इनका एंटीकोडॉन वाला पार्ट है। ओके, अब ये इसका लॉन्ग आर्म है, शॉर्ट आर्म है, यानी एक लंबा वाला टुकड़ा है, एक छोटा वाला टुकड़ा है, और ये इन्वर्टेड एल शेप दिख रहा है। सो ये तीनों क्या है, ये तीनों टीआरएनए है। इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। अब अपने हिसाब से नेमिंग कर लेना, एरो अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, मैं अपने स्पेस के हिसाब से मैनेज कर लेता हूं। आप अपने बुक में चाहिए तो इसको एक पेज पे 2 ही डायग्राम बनाओ, एक के नीचे एक। सो पहले पेज पे ये 2, दूसरे पेज पे ये 2, एक के नीचे एक बनाओ। ओके, अब ये सब के सब क्या है, ये टीआरएनए है। नेक्स्ट, ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे 5' एंड और 3' एंड लेके, अलग अलग कोडॉन लेके, ये कौन है, ये है एमआरएनए। ओके, अब बचा एक टुकड़ा, ये वाला। भाई यही तो सबको ताकत देगा। ये बनेगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, हमने न्यूक्लियस को काफी छोटा कर दिया है। सो यहाँ बीचों बीच में भाई ये कौन है, ये है न्यूक्लियस। और मेन हमारा ध्यान कहां पर है, साइटोप्लाज्म में है। ओके, सो साइटोप्लाज्म का भी नेमिंग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। न्यूक्लियस को वैसे ही रखो, छोटा का छोटा, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी और छोटा कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको ये नहीं देखना न्यूक्लियस में क्या होने वाला है। न्यूक्लियस में जो होना था देख लिया जूम करके कि भाई डीएनए ने एमआरएनए बना दिया। अब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया। अब साइटोप्लाज्म में ये सब एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जो कि राइबोसोम के अंदर ही है, ये लोग सब मिलके कैसे अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे और प्रोटीन बनाएंगे, वो हमको सीखना है। सो ये है स्टेप नंबर 6। अभी स्टेप नंबर 6 में क्या होता है ना, जो अमीनो एसिड्स थे ऊपर की तरफ, ओके, ये सब अमीनो एसिड एटीपी की मदद से
सारे के सारे अमीनो एसिड्स एटीपी की मदद से क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सो एक्टिवेट दिखाने के लिए हम ऐसा इनको चमका देते हैं। अंदर नेमिंग लिखना जरूरी है बेटा। अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3। और भाई ये कौन है, एटीपी है। इस एटीपी ने तीनों भी अमीनो एसिड पे काम किया और तीनों भी अमीनो एसिड को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ओके, सो 6th वाले स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं, अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, एक्टिवेशन। ये एक बदलाव देखा हमने। अच्छा, दूसरा, वहीं दूसरी ओर ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट राइबोसोम का जो है ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं मैग्नीशियम आयोन्स की मदद से। सो ये दोनों आपस में जुड़ गए और जो mRNA है ना, वो इसके खांचे में जाकर बैठ जाएगा, इसके ग्रूव में जाके फिट हो जाएगा। सो ये है mRNA। ये इसका 5' एंड, ये इसका 3' एंड, और ये उसके ऊपर के कोडॉन्स। ओके, राइट। अब ये कैसे मुमकिन हो पाया, तो यहां हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमने देखा। सो चेंजेस के तौर पे हमने देखा कि लार्ज प्लस स्मॉल यूनिट साथ में आ गया, प्लस लिख दिया यानी साथ में आ गया ना। सो वो एक नेमिंग कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। दूसरा, ये भाई साहब कौन है, ये है mRNA। ओके, जो राइबोसोम में आके फिट हो गए। अब न्यूक्लियस वैसे का वैसे ही रखा है हमने, छोटा सा एकदम सेंटर में। अब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गए, अब बचे कौन, ये 3 खिलाड़ी tRNA, जिसको हम लोग एकदम छोटा करके यहां दिखा देते हैं। ये एक tRNA, ये दूसरा tRNA और ये तीसरा tRNA। ओके, अब ये tRNA क्या करेगा ना, वो देखते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में। एक बार अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया ना, तो हर tRNA एक एक अमीनो एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा। अमीनो एसिड के साथ जब tRNA कंबाइन होता है ना, सो हम लोग उसको बोलते हैं tRNA का क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग ऑफ tRNA, यानी tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सो अब हम लोग है ना 3 अलग अलग tRNA ड्रॉ करेंगे। समझो ये एक tRNA है, ये दूसरा tRNA है, और ये तीसरा tRNA है। और भाई इन्होंने क्या पकड़ रखा है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पकड़ रखा है। ओके, इसके पास है अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3। ओके, और हर tRNA के पास अपना खुद का एंटीकोडॉन होता है। सो यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ ये पूरे प्रोसेस को मैं डिटेल में लिख देता हूँ। tRNA प्लस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फॉर्म्स, क्या बनाएगा ये बनाएगा tRNA। ए बाबू वहां जाओ, tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये क्या बनाएगा, tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। छोटा मेरी भतीजी है, एंट्री मार देती है बीच में। ओके, चलो तुम ध्यान दो, tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। अब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर वैसे का वैसे ही छोटा सा दिखा देना। सो tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनाए, ये सबसे मेन स्टेप है। हर tRNA ने अपने अपने अमीनो एसिड को पकड़ लिया।
और हर टीआरएनए के पास अपना खुद का एंटी कोडॉन होता है। हाँ, जैसे समझो इसके पास है यू ए सी, इसके पास है सी सी सी, इसके पास है जी जी जी। सो ये अपने एंटी कोडॉन के हिसाब से समझो इसने अमीनो एसिड पकड़ा, उसका नाम है मिथियोनिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, होता कैसा है ना कि अब जो एमआरएनए है, एमआरएनए का स्टार्ट कोडॉन हमेशा क्या होता है, एयूजी। अब ए का ऑपोजिट क्या है, यू, यू का अपोजिट क्या है, ए, जी का अपोजिट क्या है, सी। यानी एयूजी कोडॉन के लिए ये टीआरएनए और ये टीआरएनए नहीं आएगा। समझो फॉर एग्जांपल इसके पास ग्लाइसिन है, इसके पास सिस्टीन है, सो ग्लाइसिन और सिस्टीन अमीनो एसिड नहीं आएगा, मिथियोनिन आएगा। क्यों मिथियोनिन आएगा, क्योंकि मिथियोनिन को एक खास किस्म के टीआरएनए ने पकड़ के रखा है जिसके पास यूएसी है, और ये एंटीकोडॉन इसका ऑपोजिट रहता है। इसीलिए एयूजी के लिए अलग अलग तरह के टीआरएनए में से सिर्फ वही टीआरएनए आएगा जिसके पास उसका ऑपोजिट एंटीकोडॉन है। यानी ये 3 अल्फाबेट का ऑपोजिट है, और जब वो आएगा तो वो खास किस्म का ही अमीनो एसिड लाएगा, और ऐसे कर करके एक के पीछे एक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। इसको हम यहां दिखाते हैं। सो अब ये बना एक लंबा सा एमआरएनए, ठीक है, ये बना एमआरएनए जो किसके ऊपर बैठा है भाई, जो बैठा है आरआरएनए के ऊपर। ये आरआरएनए का लार्जर पार्ट, ये उसका स्मॉलर पार्ट, और ये एमआरएनए का 5' एंड 3' एंड। समझो पहला 3 अल्फाबेट हमेशा एयूजी होगा, फिर समझो सी 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 है, ओके, फिर उसके बाद समझो जी 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 है, और आखिर में समझो यू ए है 3' एंड की तरफ। इसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं ना, राइट। ये जो है इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। अब इसके हिसाब से जो टीआरएनए बाहर घूम रहे हैं, अब ये पूरा सेटअप हमको यहां वापस से दिखाना पड़ेगा कि भाई ये एमआरएनए है, ओके, राइबोसोम पे चिपके हैं, उनके कोडॉन्स है 5' एंड 3' एंड। अब कहानी ऐसी है कि हर कोडॉन के हिसाब से एक एक अमीनो एसिड लाया जाएगा। कौन लेके आएगा, टीआरएनए लेके आएगा, और ये सब कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, अब इस पे हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, ओके। अब आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, 8th वाला स्टेप, अब यहां से हमारा मेन आंसर चालू होगा जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। So, यहां से ट्रांसलेशन वाला स्टेप बिगिंस। ये समझे सब लोग, ओके। अब यहां पे हम लोग को तीनों भी टीआरएनए दिखाना पड़ेगा। इसके पास है अमीनो एसिड नंबर 1, इसके पास है अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3। अब इसमें से AUG के हिसाब से समझो जिसके पास UAC है वो इसकी तरफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते जाएगा, वो हम लोग आने वाले प्रेजेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। चलो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक में मस्त वाला डायग्राम अलग अलग कलर्ड पेन्स से बनाना। ऑलराइट बेटा, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। अब बनाया है असली कुंडली। सो अब उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में देखो क्या होगा। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये व्हाइट वाली लाइन क्या है, ये है एमआरएनए। सो सब में जो व्हाइट वाली लाइन है वहां हम लोग लिख देते भाई ये है एमआरएनए। एमआरएनए है तो उसके एंड्स को भी मार्क कर लेते हैं, 5' एंड 3' एंड 5' 3' 5' 3' 5' एंड 3' एंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पार्ट क्या है, ये है राइबोसोम, और ऊपर वाला है राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट,
और ये जो नीचे वाला है ये है राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। ओके फाइन। अब राइबोसोम का नेमिंग सब में अवॉइड करेंगे हम। इस राइबोसोम में 3 मेन पार्ट्स हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे। इसको बोल देते हैं ई साइट, इसको बोल देते हैं पी साइट और इसको बोल देते हैं ए साइट। फुल फॉर्म यहां लिख दे। ई यानी एग्जिट साइट, पी यानी पेप्टाइड साइट और ए यानी अमीनो असाइल साइट। अब हर mRNA के ऊपर के कोडॉन्स को मेंशन कर देते हैं। AUG, AUG को बोला जाता है स्टार्ट कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन। सो इस mRNA में ऐसे बहुत सारे कोडॉन होंगे। समझो स्टार्टिंग में AUG है, फिर मान के चलते हैं उसके बाद CCC है, फिर मान के चलते हैं उसके बाद GGG है। अब इसको खत्म तो करना ही होगा, तो ये खत्म होगा या तो फिर UAA से हो, या तो फिर UAG से, या तो फिर UGA से। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ और लिख देते हैं। ओके, और ये बना इसका 3' एंड। सो ये 3 जो है ना, इसको हम बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। एंड स्टॉप कोडॉन को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, ये याद रखना। ई साइट, पी साइट, ए साइट, इसके ऊपर से अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, बट पहले है ना mRNA का नेमिंग सब जगह क्लियर कर लेते हैं। ओके, AUG, फिर आ रहा है CCC, फिर बना GGG। अब लास्ट में बार बार तीनों नहीं लिखते, समझो UAA लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद AUG, CCC, GGG और स्टॉप कोडॉन के नाम पे UAA मान के चलते हैं। AUG, CCC, GGG, UAA। अब बात ऐसी है कि इस mRNA का पहला कोडॉन जो एक्सपोज्ड है वो है AUG, और बाहर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे tRNA हैं, बट वही tRNA आएगा जिसका एंटी कोडॉन इसका ऑपोजिट है। सो यहां अभी हम एक tRNA ड्रॉ कर देते हैं। तो समझो बेटा, ये है वो tRNA जो यहां पर आया है। इसे tRNA के 1 2 3 लूप्स ही दिखाते हैं, और ये उसका एंटी कोडॉन है। और इसके एंटी कोडॉन पे कौन से अल्फाबेट है? इसके एंटी कोडॉन पे है UAC। ओके, सो इसके एंटी कोडॉन पे UAC है। अब UA के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, A U के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब ये जो tRNA आया है, ये tRNA क्या लाया है?
ये टीआरएनए लाया है अमीनो एसिड नंबर 1। ओके, अब मेन बात ये याद रखो कि ये जो अमीनो एसिड नंबर 1 आया है वो टीआरएनए से आया। ये टीआरएनए ने डायरेक्ट एंट्री मारा कहां से? पी साइड से। नॉर्मली सारे टीआरएनए ए साइड से एंट्री मारेंगे, बट जो फर्स्ट टीआरएनए है वो हमेशा पी साइड से एंट्री मारेगा। ओके, सो यहां मैं छोटे में लिख देता हूं, फर्स्ट टीआरएनए पी साइड से एंट्री मार रहा है, रेस्ट ऑल टीआरएनए एंटर्स फ्रॉम विच साइड? ए साइड। ठीक है, सो अब हम बोलेंगे कि पहला कोडॉन रीड हो चुका है और ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलेंगे इनिशिएशन, यानी ट्रांसलेशन चालू हुआ। ओके, अब क्या होगा ना सेकेंड स्टेप में कि ये जो पूरा का पूरा राइबोसोम है ये इस एमआरएनए के ऊपर शिफ्ट होता है बाय 1 कोडॉन। यानी स्टार्टिंग में उसका जो मेन कोडॉन एक्सपोज था एयूजी, अब एयूजी बाजू में आ जाएगा, नेक्स्ट कोडॉन पे वो शिफ्ट हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा आरआरएनए अब शिफ्ट हुआ है बाय 1 कोडॉन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो ये ट्रांसलेशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यहां पे ये एक एक लाइन एक एक स्ट्रोक ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट कैसा है ना कि मैं अपने बच्चों आप लोग को बेस्ट देना चाहता हूं। ओके, आप लोग भी उसी तरह से अच्छे से ड्रॉ करिएगा सबको। सो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां बेसिकली हुआ क्या कि यहां पे राइबोसोम शिफ्ट्स बाय 1 कोडॉन from 5' to 3' direction over mRNA, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एयूजी के साथ जो टीआरएनए जुड़ा था वो टीआरएनए को ड्रॉ करते हैं पहले कि ये टीआरएनए तो है ही यहां पे, ये इसका लॉन्ग आर्म है जहां ये अमीनो एसिड नंबर 1 लाया था। इसके पास था UAC, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एंड यहां भाई इनके पास है अमीनो एसिड नंबर 1। बट अब नेक्स्ट कोडॉन जो एकदम हाईलाइटेड है जो रीड किया जाएगा वो है CCC। सो CCC के लिए दूसरा टीआरएनए आता है, अब उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं आएगा, इसके लिए सिर्फ वही टीआरएनए आएगा जिसके पास है GGG, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन का बॉन्डिंग होता है विद ट्रिपल बॉन्ड, और ये लाया है अमीनो एसिड नंबर 2। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है ई साइट यानी एग्जिट साइट, ये है पी साइट यानी पेप्टाइड साइट। यहाँ पे अमीनो एसिड का है ना पेप्टाइड, एक के पीछे एक अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा, और फ्रेश अमीनो एसिड हमेशा ए साइट से एंट्री करता है। यानी अब ये वाला जो टीआरएनए आया है ना, इसने ए साइट से एंट्री मारी है, इसने ए साइट से एंट्री मारा है। ओके, यानी इस वाले साइट से घुसा है और इसने सीसीसी को रीड किया है। ओके, और जो पहले वाला टीआरएनए था ना, अब क्या होगा ना, ये अपने अमीनो एसिड को यहां से काट देगा, डिटैच सेपरेट कर देगा और इसके पीछे जोड़ देगा और निकल लेगा। सो इसको दिखाते हैं अभी हम लोग। ओके, अब क्या होगा कि वापस से ये पूरा राइबोसोम एक कोडॉन से शिफ्ट करेगा, तो नेक्स्ट कोडॉन है GGG, और ये वाला टीआरएनए निकल रहा है, इसको निकलते हुए दिखाते हैं।
ओके, अब एक काम करते हैं बच्चों, ये टीआरएनए निकल रहा है ना, इसको यहीं पर दिखा देते हैं। तो ये टीआरएनए अब यहां से निकल जाएगा। जिसके पास था UAC, अब ये यहां से निकल गया ना, P साइड के बाद E साइड में आया, E से एग्जिट कर लिया। ओके, सो ये निकल जाएगा ना, तो निकलते निकलते ये क्या करता है, ये अपना अमीनो एसिड इसके ऊपर दे देता है। सो अमीनो एसिड नंबर 2 के ऊपर जुड़ रहा है अमीनो एसिड नंबर 1। ओके, सो यहां हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट टीआरएनए एग्जिट्स फ्रॉम ई साइड। सो ई साइड से भाई ये निकल लिया। ओके, अब क्या होगा, नेक्स्ट कोडॉन है GGG। तो और एक टीआरएनए आएगा जिसके पास GGG का ऑपोजिट एंटी कोडॉन है, यानी CCC है, और वो टीआरएनए आएगा तो वो अमीनो एसिड नंबर 3 लाएगा, तो वो ए साइड से एंट्री करेगा ताकि वो GGG को रीड कर सके। ओके, और ये वाला जो टीआरएनए है, अब ये वाला टीआरएनए निकल जाएगा जिसके पास GGG था, सो इसको यहां से निकाल देते हैं। ओके, सो यहां हम लोग लिखेंगे सेकेंड टीआरएनए एग्जिट्स। सो ये सेकेंड टीआरएनए ने भी एग्जिट मार लिया। अब GGG को रीड करने के लिए एक नया टीआरएनए आया है, इसके पास CCC है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये लाया है अमीनो एसिड नंबर 3। अब जब ये अमीनो एसिड नंबर 3 लाया है तो यहां का जो टीआरएनए था वो टीआरएनए तो क्या हो गया, वो निकल लिया। ओके, अब निकल लिया तो भाई इसके पास अमीनो एसिड नंबर 2 था और अमीनो एसिड नंबर 1 था। अमीनो एसिड नंबर 2 और 1 वो इसके पीछे आके जुड़ जाएगा। अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 1। सो ये अमीनो एसिड कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ये मेथियोनिन, फिर ग्लाइसिन, सेरिन, ऐसे अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड हो सकते हैं। ओके, अब यहां क्या हुआ ना कि और एक ट्रांसलोकेशन होने की वजह से कोडॉन बाय कोडॉन आरआरएनए, ये पूरा जो राइबोसोम है ना, ये शिफ्ट होते जाता है ताकि नए नए कोडॉन के लिए नया नया टीआरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आए। ओके, अब ये कब तक चलते रहेगा, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडॉन UAA, UGA या तो UAG होगा। ओके, लेट्स से नेक्स्ट वाला है ना कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, बट अब तक 3 अमीनो एसिड्स आपस में इकट्ठा हो गए, इसलिए स्टेप नंबर 3 रेडी हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या कहलाएगा, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड के चेन का क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। अब आखिरी कोडॉन जो लाइमलाइट में आता है, जो हाईलाइट में आता है, वो है स्टॉप कोडॉन। सो यहां मैं लिख देता हूं भाई, ये है स्टॉप कोडॉन, एंड यहां मैं क्रॉस कर देता हूं और लिख देता हूं फॉर स्टॉप कोडॉन। भूलना मत, स्टॉप कोडॉन 3 हो सकते हैं, UAA भी हो सकता है, UAG भी हो सकता है और UGA भी हो सकता है। ये प्रोसेस तब तक, अमीनो एसिड तब तक एक के पीछे एक जुड़ते जाएंगे जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। और स्टॉप कोडॉन आएगा ना, सो फॉर स्टॉप कोडॉन देयर इज नो टीआरएनए। अब इसके लिए कोई टीआरएनए आने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। फॉर स्टॉप कोडॉन देयर इज नो टीआरएनए व्हिच कम्स। ओके, अब इसीलिए जो पहले का टीआरएनए था वो तो भाई एग्जिट मार लेगा अपना। अब पहले कौन था, CCC एंटीकोडॉन वाला, अब इसने एग्जिट मार लिया। ठीक है, सो ये लिखेंगे कि ये लास्ट टीआरएनए था विच एग्जिट्स फ्रॉम ई साइड। ई साइड को एग्जिट साइड बोला क्योंकि यहां से सब निकलते जाते हैं। ए साइड में फ्रेश टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है, अमीनो एसिड आता है, और ये पी साइड वाला जब ई साइड से निकल जाएगा तो अपना अमीनो एसिड इसके ऊपर चढ़ा देगा। ओके, और पूरा राइबोसोम जब शिफ्ट होगा ना, तो जो ए प्लेस पे था वो अपने आप पी प्लेस पे आ जाएगा। अमीनो एसिड के ऊपर अमीनो एसिड जुड़ते जाता है, इसलिए इसको पेप्टाइड बोलते हैं, दैट इज पेप्टाइड साइड।
फिर एक नया टीआरएनए फ्रेश ए साइट पे आएगा। ओके, फिर ये पूरा राइबोसोम एक कोडॉन से शिफ्ट होगा। ओके, सो ऐसे चलते रहता है जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता। अब ये टीआरएनए तो निकल लिया, अच्छा भाई ये तो निकल लिया, अब पीछे क्या छोड़ गए, ये छोड़ गए पीछे इसको, इस चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे प्रोटीन। जहां पे यहां से टूट जाएगा, अमीनो एसिड नंबर 3 है, अमीनो एसिड नंबर 2 है, अमीनो एसिड नंबर 1 है। ऐसे है ना, अलग अलग किस्म के प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइसिन, सेरिन, लाइसिन, लाइसिन लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ऐसे चेन काफी लंबी हो सकती है और इसमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस अलग अलग होगा। अब अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस पर निर्भर करता है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन पे, और टीआरएनए का एंटीकोडॉन किस पर डिपेंडेंट है, एमआरएनए के कोडिंग सीक्वेंस पे। और एमआरएनए का कोडिंग सीक्वेंस कौन दिया इसको, एमआरएनए को पैदा कौन किया, डीएनए। इसलिए डीएनए इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है आरएनए के माध्यम से। सो ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, समझो इसमें लाइसिन लाइसिन ग्लाइसिन है, इस तरह का अगर अमीनो एसिड है सो ये अलग किस्म का प्रोटीन बनेगा। अब तुम्हारे डीएनए में समझो कोडिंग है एडेनिन एडेनिन थाइमिन, सो एडेनिन एडेनिन थाइमिन के हिसाब से तुम्हारा एमआरएनए कैसे बनेगा, एडेनिन के सामने यूरासिल यूरासिल एडेनिन, सो तुम्हारे एमआरएनए में क्या होगा, यूरासिल यूरासिल एडेनिन। उसके हिसाब से वही टीआरएनए आएगा जिसके पास इसका अपोजिट एंटीकोडॉन है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाएगा। बट मेरे डीएनए में समझो अगर साइटोसिन 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 है तो मेरा एमआरएनए अलग बनेगा, और मेरा एमआरएनए अलग बनेगा तो उसके लिए दूसरे किस्म का टीआरएनए दूसरे किस्म का अमीनो एसिड लाएगा। सो तुम्हारा प्रोटीन अलग, मेरा प्रोटीन अलग। ये प्रोटीन समझो अगर स्किन के कलर को लेके है, इसलिए तुम्हारा स्किन का कलर अलग, मेरा स्किन का कलर अलग। फिर मैं ये बोलूंगा कि हमारा स्किन का कलर हमारे माता पिता तय करते हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए के जीन्स पर निर्भर करता है। ये समझे बच्चों। अब यहां पर दिस इज नथिंग बट दिस इज चेन ऑफ अमीनो एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स। सो इस तरह से प्रोटीन बनता है, और ये है स्टेप 4 ऑफ ट्रांसलेशन, जहां ये प्रोसेस खत्म हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेशन। ये समझे बच्चों। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, अब बच्चों बात यह है कि सर आपने डायग्राम से तो सिखा दिया, पर नोट्स का क्या करें। मैंने कहा था ना आपसे कि एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं हम, सो नोट्स को भी प्रेजेंट करके रखा है, इसको क्विकली एक बार रिफर कर लेते हैं। अब अभी अभी जो डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट लिया था, टोटल 4 डायग्राम थे। इनिशिएशन, उसके बाद हमने देखा था सेकेंड वाला डायग्राम इनिशिएशन, उसके बाद ट्रांसलोकेशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो वाला स्क्रीनशॉट। इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट सामने रखो, या तो फिर पहले वीडियो पॉज कर लो, वो पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। सेम चीज जो डायग्राम में समझाई थी अब शब्दों में समझाता हूं, थियरी में समझाता हूं। सो टोटल देयर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स थे, हमने 4 डायग्राम देखे थे। इनिशिएशन भाई, दूसरा था ट्रांसलोकेशन, उसके बाद आ रहा था एलोंगेशन, और लास्ट में था टर्मिनेशन। टेक्स्ट बुक सिर्फ 3 स्टेप की परमिशन देता है हमको, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ट्रांसलोकेशन हमने एक एक्स्ट्रा टर्म बीच में ऐड कर दिया है। ओके, सो पहला स्टेप है इनिशिएशन। अब हमने स्टार्टिंग में जो सर्कल वाले डायग्राम देखे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, और ये अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कहां हो रहा था, न्यूक्लियस में हो रहा था कि कहां हो रहा था बेटा, तो ये एक्टिवेशन हो रहा था साइटोप्लाज्म में। और ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए ताकत कौन दे रहा था, सो इनको ताकत मिल रही थी एटीपी की मदद से। फिर ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जाके जुड़ जाते थे, उसको हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो यहां बेसिकली हुआ क्या, यहां पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड प्लस यानी कंबाइंस विथ टीआरएनए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राइबोसोम का बड़ा वाला टुकड़ा और छोटा वाला टुकड़ा आपस में जुड़ गया और एमआरएनए आके इसको जुड़ जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए। राइबोसोम एमआरएनए से आके जुड़ता है, बट राइबोसोम का कौन सा वाला टुकड़ा खास करके जुड़ता है,
So it is the smaller subunit of ribosome that binds to mRNA at 5' end. Very important is 5' end, smaller subunit. Then next, moving on. Initiation codon और start codon. इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन क्या है? इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन हमेशा रहता है AUG, जो हमेशा 5' एंड की तरफ होता है. इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं. ओके, अब AUG के लिए वही tRNA आएगा जिसके पास एंटीकोडॉन इसका ऑपोजिट होगा. सो A के ऑपोजिट U के ऑपोजिट A और G के ऑपोजिट C. सो वही tRNA आएगा जिसके पास UAC एंटीकोडॉन है. So tRNA with anticodon UAC comes and it brings amino acid which is named as methionine. सारे के सारे यूकैरियोट्स में tRNA हमेशा सबसे पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन लाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है. यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स में कहानी अलग है. प्रोकैरियोट्स में उनका tRNA N फॉर्माइल मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड लाता है. शॉर्ट में लिख दिया. ओके, सो मिथियोनिन आएगा यूकैरियोट्स में और N फॉर्माइल मिथियोनिन आएगा प्रोकैरियोट्स में. अब जब सबसे पहला tRNA आता है, सबसे पहला वाला सर्कल देखो जहां mRNA लाई कर रहा है, AUG कोडॉन एक्सपोज्ड है, पहला tRNA आया मिथियोनिन, पहला अमीनो एसिड लेके, फर्स्ट अमीनो एसिड लेके. तब ये पूरा है ना, फर्स्ट tRNA P साइट से एंट्री मारता है, A साइट अभी भी खाली है, सो A साइट इज वेकेंट. फिर आता है सेकंड स्टेप, दैट इज एलोंगेशन. अब एलोंगेशन में कैसा है? अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन. आफ्टर कोडॉन AUG इज रेड, द नेक्स्ट कोडॉन इज CCC. ओके, अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने नेक्स्ट कोडॉन लिया था CCC. वो कोडॉन कुछ भी हो सकता है, बट हमने सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल लिया है CCC. सो नेक्स्ट कोडॉन CCC विल बी रेड. उसके लिए दूसरा tRNA अमीनो एसिड लेकर आएगा जिसके पास ऑपोजिट एंटीकोडॉन होगा, यानी वो tRNA आता है जिसके पास GGG है. सो mRNA में जहां CCC था, तो वो tRNA आ रहा है जिसके पास GGG है, जो अमीनो एसिड नंबर 2 लेकर आ रहा है. ओके, सो इट कम्स फ्रॉम A साइट. अब जितने भी tRNA आएंगे सबके सब A साइट से एंट्री मारेंगे. सिर्फ पहला जो tRNA है ना, वो P साइट से एंट्री मारता है. ओके, नेक्स्ट, amino acid from the previous tRNA separates and joins with amino acid on the second tRNA. अब अमीनो एसिड नंबर 1 है ना, वहां से सेपरेट होता है और अमीनो एसिड नंबर 2 के ऊपर आके अटैच हो जाता है. हमने डायग्राम में दिखाया था. फिर ये tRNA निकल लेगा, E साइड से निकल लेगा. ओके, सो जब अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं ना, अमीनो एसिड नंबर 1 आके अमीनो एसिड नंबर 2 के साथ ज्वाइन होता है. सो बीच में ये जो बॉन्ड बना ना, उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंजाइम राइबोजाइम जो है ना, वो कैटलिस्ट का काम करता है. ओके, और ये राइबोजाइम 23 स्वेडबर्ग यूनिट का बना हुआ है. इट इज 23S rRNA इन बैक्टीरिया. मल्टीपल चॉइस में आएगा, इसको याद रखना. फर्स्ट tRNA एग्जिट्स फ्रॉम द E साइड, तो पहला tRNA निकल लेगा. फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ट्रांसलोकेशन. अब क्या होगा ना, पूरा राइबोसोम जो है वो mRNA के ऊपर एक कोडॉन से शिफ्ट करेगा फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड. डायग्राम में देखो. सो राइबोसोम मूव्स ओवर mRNA बाय वन कोडॉन फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड. सो द सेकेंड tRNA विच वाज एट A साइट. अब क्योंकि राइबोसोम के ऊपर अलग अलग साइट है, E साइट, P साइट और A साइट. पहला वाला tRNA निकल गया, सेकेंड tRNA जो A साइट पे, और ये राइबोसोम खुद जब शिफ्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली P साइट पे आ जाएगा और A साइट खाली हो जाएगा. ओके, सो द सेकेंड tRNA व्हिच वाज एट A साइट, नाउ इट गेट्स अ P साइट. अब वो P साइट पे आ जाता है. फर्स्ट tRNA ऑलरेडी लीव्स फ्रॉम द E साइट, और A साइट जो है ना, इट शोज अ कोडॉन GGG. अब A साइट खाली है और वहां पे कोडॉन है GGG. अब इसके लिए तीसरा tRNA तीसरे अमीनो एसिड को लेकर आएगा, और जैसे वो तीसरा tRNA आएगा, दूसरा वाला tRNA एग्जिट कर लेगा, अपना अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 1 इसके ऊपर जोड़ देगा. देखो कैसे. So it comes and it binds. Now the chain of amino acid number 2 and amino acid number 1 separates from the second tRNA and it joins amino acid number 3 and it forms a peptide bond. तो अब क्या हो रहा है,
अब ऐसा कुछ हो रहा है, अमीनो एसिड नंबर 1 अमीनो एसिड नंबर 2 ये आके जुड़े अमीनो एसिड नंबर 3 को, और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंड टीआरएनए विल एग्जिट फ्रॉम द ई साइट, दीज स्टेप्स आर रिपीटेड अंटिल स्टॉप कोडॉन कम्स, ये स्टेप रिपीट होते ही जाएगा जब तक यूएए, यूएजी या यूजीए नहीं आ जाता, क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए आने वाला नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन वाला स्टेप, दैट इज लास्ट स्टेप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो भी फिनिश कर लेते हैं। ऑलराइट, चल मेरा बेटा लास्ट पार्ट फिनिश कर लेते हैं। द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में पहले ये याद रखो, स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। ओके, व्हेन एनी ऑफ दीज स्टॉप कोडॉन कम्स इट इज नॉट रेड बाय एनी टीआरएनए, यानी स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, देयर इज नो टीआरएनए व्हिच कम्स फॉर स्टॉप कोडॉन, रिमेंबर देयर इज नो टीआरएनए व्हिच कम्स फॉर स्टॉप कोडॉन। फिर रिलीज फैक्टर आके स्टॉप कोडॉन से जुड़ता है और क्या करता है ना, पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप करवा देता है। जो तीसरा टीआरएनए था ना, तीसरा टीआरएनए ई साइट से निकल जाता है। फिर पूरा प्रोसेस जैसे ही खत्म हो गया ना, राइबोसोम के जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट थे, 2 सब यूनिट थे ना, वापस से डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं यानी वापस से टूट जाते हैं, सो इट ब्रेक्स। फिर लास्ट टीआरएनए इज सेट फ्री इन द साइटोप्लाज्म, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टीआरएनए को एसआरएनए भी बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है, तो फ्री हो जाता है। एमआरएनए, राइबोसोम के दोनों टुकड़े टूट गए तो एमआरएनए अब रिलीज हो गया। mRNA is denatured. Denatured मतलब it is broken down. It is broken down with the help of enzymes that is nucleases. इसलिए कहा जाता है कि mRNA is short lived, काफी कम समय के लिए रहता है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में रहती है। अब वो साइटोप्लाज्म जिस सेल का है, ओके, सो उस सेल में उस तरह से चेंजेस आते हैं, कैरेक्टर्स बदलते हैं। फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन, वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बना सकता है, वो प्रोटीन एक्टिन मायोसिन मसल प्रोटीन बना सकता है, हीमोग्लोबिन बना सकता है, मायोग्लोबिन बना सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बना सकता है, रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर कर सकता है, ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स बना सकता है, हार्मोन्स बना सकता है, एंजाइम बना सकता है। इस तरह से प्रोसेस होता है बेटा। नेक्स्ट एक मल्टीपल चॉइस आ सकता है, यूटीआर क्या होता है? सो यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन्स ये आपको मिलेगा एमआरएनए पे दोनों भी तरफ। तो समझो ये एमआरएनए है, ये है AUG, ये था हमारा CCC, GGG, और उसके बाद समझो UAA। बट इस एमआरएनए के पहले ये वाला पार्ट और उसके बाद में ये वाला पार्ट, सो ये और ये पार्ट है ना, इसको यूटीआर बोलते हैं, जो ट्रांसलेशन के काम नहीं आता है। सो ये एमआरएनए के दोनों भी तरफ होता है। इट इज प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, सो इट इज प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एट विच एंड? एट 5' एंड, and it is present after the stop codon at which end? At 3' end, and it is required for efficient process of translation. ट्रांसलेशन को एफिशिएंटली करने के लिए वो काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट आएगा, वॉबल हाइपोथेसिस। उसके लिए ये याद रखना कि आरएनए में कैसा होता है ना, एडेनिन हमेशा यूरासिल से जुड़ता है विद डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है विद ट्रिपल बॉन्ड। अब समझो फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए का 5' एंड 3' एंड, 5' और 3'। अब इसका जो कोडॉन है ना वो है AUG। सो भाई इसके लिए वही टीआरएनए आएगा जिसके पास इसका ऑपोजिट होगा। A का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? U का ऑपोजिट A, G का ऑपोजिट C, तब जाके ये जुड़ेंगे। ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसको बोलते हैं परफेक्ट पेयरिंग। जोड़ी तो रब बनाता है, यहां परफेक्ट सब कुछ मैच हो रहा है। तो ये टीआरएनए लेकर आया अमीनो एसिड नंबर 1 यानी मिथियोनिन। फर्स्ट अमीनो एसिड AUG के लिए कौन सा अमीनो एसिड आता है? मिथियोनिन आता है। बट समझो फॉर एग्जांपल इस एमआरएनए पे AUG है और UAC वाला टीआरएनए नहीं है, उसके बदले
एक G वाला tRNA है, यानी पहली जोड़ी तो मैच हो रही है, A और U का अपोजिट है एक दूसरे का, फिर A और U अपोजिट है, पर G का अपोजिट G नहीं होता है ना, G के बदले C आना चाहिए था, राइट। तो यहां पर अगर समझो A भी होता या फिर यहां पर अगर G भी होता, कोई भी अल्फाबेट होता, थर्ड वाला अल्फाबेट अगर नहीं मैच हो रहा है ना, तो ये मैच नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं वॉबल पेयर। बट कमाल की बात ये देखा है साइंटिस्ट ने, अगर दो जोड़ी मैच हो रही है और तीसरी जोड़ी नहीं मैच हो रही है ना, तो फिर भी टीआरएनए वही अमीनो एसिड लाएगा जो वो नॉर्मली लाने वाला था। सो यहां पर टीआरएनए अगर तीसरा जोड़ी नहीं मैच होगा ना, तो फिर भी वही अमीनो एसिड लाएगा। ये शादी की तरह है, पंडित जब कुंडली मिलाता है ना, तो सारे 36 गुण नहीं मैच होते, मेजॉरिटी गुण अगर मैच हो गए, 3 में से 2 गुण मैच हो गए ना, तो फिर भी विवाह निश्चित है। ये बात समझे, अवस्थी सर ने मैट्रिमोनियल पंडिताई नहीं की है, पर बायोलॉजी में पंडिताई की है। ओके, इसको बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। सिर्फ इतना याद रखना कि टीआरएनए का तीसरा जोड़ी मैच नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। लास्ट पूरा कंक्लूजन क्या है, डीएनए ने आरएनए बनाया उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ने प्रोटीन बनाया उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब बात ऐसी है, जब हम जख्म पे सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाते हैं ना, उस क्रीम के अंदर फ्रामाइसिटिन नाम का केमिकल है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देता है। उसके वजह से बैक्टीरिया अपना प्रोटीन नहीं बना पाता है और इसलिए बैक्टीरिया हमको अटैक नहीं कर पाता है। उसी तरह से समझो, कुछ लोग बोलते हैं मेरा हाइट छोटा है मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरा हाइट लंबा है मेरे पेरेंट्स की वजह से। सो पेरेंट्स का है ना डीएनए होता है, समझो पिट्यूटरी ग्लैंड का सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है, डीएनए का टुकड़ा रहेगा उसको जीन बोलते हैं। सो वो जीन उस हिसाब से है ना एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए के मिल साथ में मदद लेकर जाके प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन अगर ग्रोथ हार्मोन है तो तुम्हारा ग्रोथ होगा, वो प्रोटीन अगर नहीं बनता है तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। इस हिसाब से हम बोलते हैं कि डीएनए हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है प्रोटीन बना के आरएनए के माध्यम से। ये समझा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन? ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर ट्रांसलेशन के बारे में, जहां मैंने पूरी कोशिश की है नोट्स डायग्राम सब कुछ तुमको सिस्टमैटिक दूं। आप इसी तरह से इस चैनल को फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताओ और बहुत सारा प्यार देते रहिए सब्जेक्ट बायोलॉजी की तरफ। और भूलिएगा नहीं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।